नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। वहां पर कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी चेन्नई की सड़कों पर घुटनों तक पानी यहां जमा हो चुका है। भारी बारिश के चलते स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, तिरुवल्लुर में भी स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए गए हैं। चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिले में भी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई जगह लोग पानी में फंसे दिखाई दिए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद भी ली जा रही है। मौसम विभाग ने चेन्नई और आसपास के जिलों में 2 और 3 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर में लो प्रेशर एरिया बने रहने की बात कही है, जो कुछ दिनों में साइक्लोन का रूप भी, तूफान का रूप भी ले सकता है। राज्य सरकार ने मंत्रियों और अफसरों को हर स्तर पर तैयार रहने का निर्देश जारी किया है। मणिपुर, जो कि पिछले दिनों अशांति और हिंसा के लिए काफी चर्चा में रहा, वहां अब शांति कायम होने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम यहां उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल घोषणा की कि मणिपुर में सक्रिय और सबसे पुराने उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ ने हथियार डालने का फैसला किया है। और इस संबंध में संगठन ने बुधवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंसा छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से हथियार यहाँ पर डाले जा रहे हैं। संगठन से जुड़े जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर डाले हैं। ये समझौता पूरे पूर्वोत्तर और खासकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। यूएनएलएफ मणिपुर में इम्फाल घाटी में सक्रिय सबसे पुराना सशस्त्र समूह है। केंद्र ने यूएनएलएफ पर यूएपीए के तहत बैन लगा रखा था। और गृहमंत्री अमित शाह ने इसको लेकर जो ट्वीट किया है, कल जो ट्वीट किया था वो भी इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं। उसमें लिखा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर की सबसे पुरानी घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो एक पहल, एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि इसको माना जा रहा है। जिस तरह से हथियार यहाँ पर यूएनएलएफ ने डाले हैं, सबसे पुराना सशस्त्र एक समूह था, मणिपुर में काफ़ी एक्टिव था। 1964 में इसका गठन हुआ था और कल ये जो शांति समझौते के बाद हमने तस्वीरें भी सामने आई है वो देखें। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीता, आपसे समझना चाह रहे हैं, हथियार डालने और हिंसा छोड़ने पर जो सहमति बनी है, समझौते में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जैसा कि आप बोल रही थी कि 1964 में ये यूएनएलएफ का गठन किया गया था, तब से अब तक जो 8 मैती ग्रुप्स हैं यूएनएलएफ के, उन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित घोषित किया था यूएपीए के तहत। उनमें से ये ग्रुप भी एक था, पी पम्बई ग्रुप था ये, जिसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया था और बैन किया था। हालांकि ये जो बैन है ये पिछले हफ्ते ही एक्सटेंड किया गया है, लेकिन ये जो पी पम्बई ग्रुप है वो अब जो है उसके साथ ये समझौता हुआ है। हालांकि जो दूसरा एक ग्रुप है, के ग्रुप, जिसको जो लीड कर रहे हैं
आर के अचॉय सिंह वो अभी इस समझौते के तहत नहीं आया, ये सूत्रों का कहना है। जिस ग्रुप ने ज्वाइन किया इसमें लगभग 65 आर्म्ड कार्डर्स जो हैं वो उन्होंने मतलब सरेंडर किया है। कल गृह मंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी आया था जिसमें दिखाया गया था कि बहुत सारा कार्डर जो है वो सरेंडर भी कर रहा है और अपने आर्म्स भी जो है वो ले डाउन कर रहा है। जहां तक दूसरे ग्रुप का, ये दोनों ग्रुप्स जो थे वो म्यांमार में एक्टिव थे, ये इंडिया में भी एक्टिव थे, लेकिन जब वहां पर एथनिक वायलेंस हुआ तो इनमें से जो पी ग्रुप है वो यहां आ गया था और यहां पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब इसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन के ग्रुप जो है वो अभी भी एक्टिव है, उसकी जो कार्डर की स्ट्रेंथ है वो 300 बताई जा रही है। हमें यहाँ पे ये भी अपने दर्शकों को बताने की जरूरत है कि नवंबर 22 को जब एक म्यांमार में हमला हुआ था उसमें जो वहां की एक एथनिक ग्रुप था उसने उस कार्डर पे ऊपर हमला कर दिया था। वो जो ग्रुप था वो था पीपल्स डिफेंस फोर्स, उसने म्यांमार पर जब हमला किया था तो 5 जो उनके कार्डर के लोग थे वो मारे भी गए थे। तो ये जो जितना भी बदलाव उस एरिया में हो रहा है उसके चलते ये जो ग्रुप है इसने अब भारत सरकार और ये ट्राइपार्टे जो है ये समझौता हुआ है, यानी भारत सरकार का, राज्य सरकार का और इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप के जो जितने भी कार्डर है वो अभी जो डेजिग्नेटेड एरियाज है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स के जो पहले 25 ग्रुप्स उसमें ऑलरेडी शामिल है उस डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे। 65 के आसपास लोगों ने सरेंडर किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें ज्यादा इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जब एथनिक वायलेंस मणिपुर में हुआ था तब जो लोकल लोग हैं वो भी इस ग्रुप के साथ जुड़ गए थे, उन सभी ने अब सरेंडर कर लिया है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका कहना है कि ये आर्म्ड ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप है जिसने इस तरह की शांति प्रक्रिया के साथ वो जुड़ा है और उन्हें ये संभावना है कि आने वाले दिनों में ये ग्रुप बाकी के ग्रुप्स को भी मोटिवेट कर पाएगा कि वो भी शांति प्रक्रिया के साथ जुड़े। हालांकि जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, जो वार्ताएं हैं, जो टॉक्स हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ हुई हैं, लेकिन ये आर्म्ड कार्डर के साथ पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, इसलिए भारत सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। जया, बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार बता रही है। यहाँ पर सहगल सर भी हमारे साथ है। सहगल साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं इस शांति समझौते को आप किस तरह से देख रहे हैं। मणिपुर में होम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव करने वाला इसको बताया और जैसा कि नीता भी बता रही हैं एक सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि काफी वक्त से अशांत चल रहा है मणिपुर, हम सभी जानते हैं। देखो, मणिपुर जो है बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस थी मई के महीने से। ये बहुत बड़ी अहम एग्रीमेंट हुई है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिताई के जो ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा, मणिपुर को फायदा होगा और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें बहुत उछाल आएगा। ये बहुत ही अहम कदम है क्योंकि सबसे पुराना गुट है जो 60 साल से एक्टिव था और इसमें साफ तौर पे एक पीस कमेटी भी बनाई गई है जो यकीन करेगी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हर प्रकार से पालन किया जाए। अभी भी मिताई ये 400 से 500 लड़ाके जो अक्सर म्यांमार की तरफ से कार्रवाई करते हैं, दे वर वेल ट्रेन्ड एंड वेल आर्म्ड। और ये बाकी इनका जो आर्म्ड विंग है एमपीए, उसने भी इस एग्रीमेंट में हिस्सा लिया और वो भी सरेंडर कर रहा है। इसके अलावा एक दो और भी छोटे ग्रुप्स हैं जो मिताईज के हैं और कुकीज के हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुकीज के साथ भी शांति समझौता किया जाए ताकि कंप्लीट मणिपुर में शांति बहाल हो सके। मेरे मुताबिक ये बहुत ही उपलब्धि है। अगर आपको याद होगा 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में तमाम स्टेट्स में इंसर्जेंसी थी। अभी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट इंसर्जेंसी नाम की चीज खत्म हो चुकी है, सिवाय 3-4 एरिया भी है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी भी लागू है। बाकी सब जगह शांति है और बड़ी कोशिश की जा रही है सरकार की कि नॉर्थ ईस्ट में हर प्रकार से शांति बहाल की जाए ताकि नॉर्थ ईस्ट को प्रोजेक्ट किया जाए एज अ गेटवे फॉर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और वास्तव में नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमारा गेटवे है फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसमें सिर्फ मणिपुर ही था जिसमें इस माफी की इंसर्जेंसी अभी भी कायम थी। अगर ये यहाँ से इंसर्जेंसी खत्म हो जाए तो मेरे मुताबिक इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं होगी। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर दखल अंदाजी कर रहा था चाइना और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चाइना को कहा कि इस माफी की दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उनके बॉर्डर के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की है जिससे चाइना को साफ तौर पे समझ आ गया है कि हिंदुस्तान जो है वो पैसिव नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे यहाँ गड़बड़ी की कोशिश की तो हम भी आपके खिलाफ इसी माफी की कार्रवाई कर सकते हैं। उसी का ये नतीजा हुआ है कि हमने बड़ी सक्सेसफुल एग्रीमेंट की है। अभी लाजमी है कि इस एग्रीमेंट को कंप्लीटली फॉलो किया जाए
और उनको बिल्कुल, लेवल ये प्ले कैसे आगे प्लेइंग फील्ड फॉलो दिया जाए। होगा इस चर्चा में हम विक्रम सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं। विक्रम जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, यूएनएलएफ जो कि 1964 में बना, मणिपुर में इसकी किस तरह की पैठ रही है, किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है, और अब जब ये शांति समझौता हो गया है तो माना जाए मणिपुर में अब शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। जया जी नमस्कार। जनरल सहगल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने खुद देखा होगा, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और मणिपुर पीपुल्स आर्मी, ये वो संगठन है जो सन 64 से लगभग 70 से चल रहे हैं, 6 दशक से ऊपर ये क्रियाशील रहे हैं। आप इनके सदस्यों की एज प्रोफाइल देखें, सब युवा हैं और कॉम्बैट रेडी हैं। इनके हथियार अगर आप देखें तो ये उससे है, पुलिस से भी अच्छे हथियार इनके पास थे, जिसमें लाइट मशीन गन, इंसास राइफल, AK-47 और जिस तरीके के इनके पास हथियार थे। एक भयावह स्थिति से एक छुटकारा देश को मिला है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है मणिपुर सरकार, भारत सरकार, यूएनएलएफ और एमपीआई में, ये आप मान के चलिए कि इससे एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। जनरल सहगल साहब ने बृहद प्रकाश डाला कि इसके जो अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं चीन और म्यांमार से, और नार्को टेररिज्म के भी जो इसके अंदर एक पुट लगा हुआ है। आप ये मान के चलिए कि अगर आज एक ने जो समझौता किया है तो सबको ये दिखाई पड़ रहा है कि चरमपंथी का कोई स्थान अब भारत में नहीं है। एक शांति का वातावरण स्थापित हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो मई इस वर्ष में हुई थी, उसका अब पटाक्षेप होने का समय आ गया है। निसंदेह ये सकारात्मक है, और ये अगर एक संगठन जो सबसे पुराना है अगर वो मेन स्ट्रीम में आ गया है तो ये एक सुखद और इसके बड़े दूरगामी सकारात्मक परिणाम देश के लिए आएंगे। बाकी भी चरमपंथी दल हैं, वो वापस आएंगे। नार्को टेररिज्म पे लगाम लगेगी। जो युवा के उनको भटकाओ, जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की है, जो हथियार थानों से, आर्मरी से और पैरामिलिट्री से लूटे गए हैं, वो वापस आएंगे। ये एक सही दिशा में सही कदम है, जिसमें सभी लाभान्वित होंगे। हाँ, चीन और म्यांमार आदि को चिंतित होना स्वाभाविक है, ISI को चिंतित होना स्वाभाविक है। वो उनका और देश ने एक मजबूत देश ने एक माकूल प्रति उत्तर राष्ट्र विरोधी तत्वों को दिया है। जी नीता, यहाँ पर आपसे भी ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये संगठन जो है न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी एक्टिव रहा है, तो सरकार किस तरह से इस शांति समझौते पर अब नजर रखेगी, उसका हूबहू वैसे ही पालन भी हो? बिल्कुल, जो जानकारी है होम मिनिस्ट्री के पास, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में नहीं बल्कि म्यांमार में भी ये ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव रहे हैं। जब एथनिक वायलेंस मणिपुर में स्टार्ट हुआ था तब ये लोग जो हैं इन्फिल्ट्रेट कर गए थे भारत में, और इनका जो लोकल्स हैं वो भी इनके साथ जुड़ गए थे। जहां तक वेपन्स का सवाल है, कल हमने देखा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने वेपन्स भी सरेंडर कर रहे हैं और आकर खुद भी सरेंडर कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है। अगर आपको याद हो जया, जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर गए थे तो उन्होंने ये अपील की थी वहां के नौजवानों से कि जो भी लूटेड वेपन्स हैं, अगर आप विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम वापस कर देंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस अपील के बाद भी बहुत कम वेपन्स जो है वो वापस आए थे। जो लूटेड वेपन्स थे फ्रॉम द आर्मरीज ऑफ पुलिस वो बहुत ज्यादा थे, 5000 के आसपास, लेकिन वापस 2000 के आसपास ही आए। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरह से ये एक आर्म्ड ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है और ओल्डेस्ट ग्रुप है जिसे बैन किया था, पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका जो बैन है वो एक्सटेंड किया था। अब ये ग्रुप जो है इसने टर्न अराउंड किया है, और कल दिल्ली में एक जो समझौता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य के लोगों और इन ग्रुप के बीच में जो है वो साइन हुआ है। ये ट्राइपार्टी एग्रीमेंट है, तो एक अच्छी पहल है नॉर्थ ईस्ट के लिए, शांति के लिए। जया बिल्कुल, और यहाँ पर एक बार जाते जाते हम विक्रम सिंह जी और PK सहगल जी से आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे। आपको लगता है कि मणिपुर में अब हालात सुधरेंगे? यहाँ पर सहगल साहब पहले आप बताएं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हालात जो है बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आर्म ग्रुप जो है उसने सरेंडर किया और अपने वेपन्स को डिपॉजिट करना शुरू किया है। ये मतई है जो इम्फाल वैली में थे, कुकीज जो है और नागा जो है वो ट्राइबल एरियाज में है, उनको भी साफ तौर पे इसी समझौते में जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भी इसी माफी का समझौता करें। और ये डिपेंड करता है कि कितनी ऑनेस्टली और अर्नेस्टली समझौते को लागू किया जाता है। एक पीस कमेटी बनाई गई है जिसमें वो जो यकीन करेगी कि समझौते के अंदर जितनी भी शर्तें रखी गई हैं उनको हर प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर उसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यकीनन जो कुकीज जो है और नागा जो है वो भी जो मणिपुर के ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वो भी पीस समझौता करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि विद इन द नेक्स्ट
कपल ऑफ मंथ्स कंप्लीट शांति बहाल हो जाएगी मणिपुर के अंदर। बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण यहाँ जगी है विक्रम सर कि एक बाकी अन्य जो संगठन है, सशस्त्र संगठन, वो भी कहीं ना कहीं इससे एक सीख लेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। निसंदेह नीता जी ने जो बात कही है न केवल सकारात्मक है, मैं तो यहां तक कहूंगा क्रांतिकारी है। हथियारों की वापसी, आत्मसमर्पण और मुख्य धारा में जुड़ना, इसका एक सकारात्मक प्रभाव अन्य दलों पर भी पड़ेगा और हर तरीके से ये मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, भारत के लिए बहुत एक अच्छा और शुभ संदेश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इस पर एक महत्वपूर्ण और अहम चर्चा हमने की, किस तरह से मणिपुर में एक ऐतिहासिक कदम यहाँ उठाया गया। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सशस्त्र समूह, सबसे पुराना 1964 में जो बना था, जिस पर बैन था, उसने हथियार डालने पर और शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद की बयार यहाँ देखने को मिल रही है। मणिपुर में जल्द से जल्द अब पूरी तरह से शांति भी कायम होगी। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे तेलंगाना में चल रहे चुनाव के बारे में, किस तरह से 119 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। और बात करते हैं तेलंगाना की। वहां पर 119 विधानसभा की सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से हम देख रहे हैं कई जो नामी गिरामी एक्टर्स हैं वोट डालने के लिए वो वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग भी बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें से आज तेलंगाना के लिए वोटिंग चल रही है और सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और साथ ही आज तेलंगाना के 3.25 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो तमाम एक्टर्स हैं वो भी पहुंचे हैं मतदान के लिए। सुबह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्य के 35,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। नक्सल प्रभावित तेलंगाना के 13 जिलों में शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा और आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे से चुनाव नतीजों के रुझान यानी एग्जिट पोल दिखाए जाने की इजाजत चुनाव आयोग ने दे रखी है। पांच राज्यों में जो चुनाव हुए हैं इसमें 5वां राज्य तेलंगाना आज 30 नवंबर को उसके लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में मतदान हो चुका है और आज तेलंगाना के लिए वोटिंग चल रही है। आप देख रहे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, वहीं शाम 6 बजे तक बाकी अन्य स्थानों पर तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 119 विधानसभा की सीटों के लिए आज लोग निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग आज मतदान करेंगे। और यहाँ पर आप 3 तस्वीरों में देख रहे हैं मतदान के लिए कतार में किस तरह से सितारे यहाँ पहुंचे हैं। चिरंजीवी, एक्टर चिरंजीवी को देख सकते हैं, साथ ही जूनियर NTR और अल्लू अर्जुन, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और हैदराबाद से हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा, चुनाव से, नई सरकार से यहाँ किस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ पर लोगों को, क्योंकि एक नया स्टेट है तेलंगाना। आप हैदराबाद में पिछले 25 सालों से हैं, आपने वोट दे दिया? वोट देने का तो अभी वक्त नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे लोगों के जहन में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि केसीआर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। तेलंगाना का अगर आप सेंटिमेंट की बात करें तो 2014 और 2018 में वो बातें हो चुकी हैं और अब आगे बढ़ने की बात लोग कर रहे हैं। और क्या इसको केसीआर के नेतृत्व में होना चाहिए या फिर बदलाव आना चाहिए, यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मैं कह सकती हूँ। एक तरह से कांग्रेस जो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था एक 6 महीने पहले तक, कर्नाटका के चुनाव के बाद काफ़ी उनमें एक एंथुजियाज्म आया, एक तरह का जोश आया है और उसको साथ में लेते हुए ये कहना चाहिए कि कांग्रेस की जो गारंटीज हैं, उसके अलावा रेवंत रेड्डी ने जिस तरह का एक मोमेंटम दिया है इस पूरे कैंपेन को, कांग्रेस के कैंपेन को, ताकि ऐसे लगने लगा कि केसीआर को चैलेंज करने वाला, उनका मुकाबला करने वाला कोई एक नेता
कांग्रेस को अब मिला है, तो इसकी वजह से भी कांग्रेस को काफ़ी यहाँ पे एक एनर्जी या एंथुजियाज़म है। अगर आप जिस कंस्टिट्यूंसी में मैं हूँ इसको खैरताबाद कहते हैं, और ये हैदराबाद के साथ जो सीट्स हैं उनमें से एक है, सिकंदराबाद कहना चाहिए, जो GHMC एरिया है उसमें 24 सीट माने जाते हैं, और हैदराबाद और सिकंदराबाद है। हैदराबाद में तो MIM का ही हावी है, लेकिन सिकंदराबाद में जो ये सीट आता है खैरताबाद असेंबली कंस्टिट्यूंसी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सिकंदराबाद के 7 सीट में से 6 तो वैसे TRS के पास ही थे, यानी कि जो अब BRS है उन्हीं के पास था, और सिर्फ एक ये नामपल्ली वाला सीट MIM के साथ था। तो साफ एक हमको एक डिफरेंस नज़र आता है कि अर्बन एरिया में हैदराबाद जैसे इलाके में, सिकंदराबाद जैसे इलाके में, GHMC के इलाके में भाजपा और BRS दोनों ही स्ट्रांग है, और कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है वो रूरल तेलंगाना में है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी भी, उन्होंने भी ज़्यादातर जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने अपना कैंपेन किया, और शायद इतनी मेहनत कांग्रेस ने शायद हाल के दिनों में नहीं की किसी चुनाव में, जिस तरह की उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव में अपना जो बैटल है उसको फाइट करते हुए। और आज भी अगर आप देखें तो वो सोशल मीडिया पर भी थोड़ा डोमिनेंट है। अभी थोड़ी देर पहले रेवंत रेड्डी के पिक्चर्स आए हैं, फोटोग्राफ्स आए हैं, विजुअल्स आए हैं, वो गौ माता को पूजा कर रहे हैं। एक और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, MP हुआ करते थे पोन्नम प्रभाकर, जो हुस्नाबाद के कैंडिडेट हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर को पूजा करते हुए वो बाहर निकले। तो आज सिर्फ मैदान में जो चुनाव का जो कैंपेन दिख रहा है वो नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तरीके से सारे ही तीनों ही प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनको डोमिनेट करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ये मुकाबला त्रिकोणीय है, और यहाँ पर 3.25 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स आज तमाम जो हस्तियां इसमें उतरी हैं मैदान में। 119 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें EVM में कैद हो जाएगी उन सभी की किस्मत। नतीजे 3 दिसंबर को सबके सामने होंगे। फिलहाल एक यहाँ पर आपको बता दें कि तेलंगाना में चुनाव के लिए मतदान जारी है। को प्रेजेंटेड बाय बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच MDH। को पावर्ड बाय JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर। प्रायोजक हैं आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। प्रधानमंत्री मोदी आज रोजगार मेले के 11वें भाग की वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे। ये कार्यक्रम CBDT ने आयोजित किया है, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री मंजापारा महेंद्र भाई भी इसमें शामिल रहेंगे। आज के रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभ हासिल करने वाले लोगों से संवाद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के जुनैदपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और बात करते हैं उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से बाहर आए 41 मजदूरों की। आज उनके घर उनको वापस भेजा जा सकता है। फिलहाल सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में रखा गया है। कल सभी को सिलक्यारा के अस्थायी अस्पताल से हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश लाया गया था। ऋषिकेश एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह ने कहा कि सभी मजदूरों की सेहत सही है, उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सामान्य है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बचाव अभियान से जुड़े लोगों के लिए रात्रि भोज रखा। इसके अलावा जिन रैट माइनर्स ने बचाव अभियान की आखिरी मंजिल तय की, उन्हें 50,000 रुपए दिए जाने की बात है। मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव, और 1-2 लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं, और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम।
तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। यहाँ उनका स्वागत भी किया गया है उस प्रशासन द्वारा। हाँ बिल्कुल, हमने उनको हार पहना है और वो खुश थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो एक वीरता का काम करके आए, इतना दिन एंड्योर करके आए हैं। एम्स की जो डायरेक्टर हैं ऋषिकेश एम्स की मीनू सिंह, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि सभी की तबीयत ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाहिर सी बात है 17 दिन तक वो सुरंग के भीतर फंसे हुए थे तो एक थोड़ा बहुत उसका असर हो सकता है आने वाले वक्त में और नींद की शिकायत एक हो सकती है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो कहे उनकी हेल्थ जो वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर उनमें से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बाकी जो अपने साथी मजदूरों हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहे थे। और आप मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं, जो लोग निकले हैं सुरंग से बाहर उनसे उन्होंने मुलाकात की। ये पहले की कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब उन्होंने बाहर आने के बाद उनसे मुलाकात की थी। तो तमाम कोशिशें हुई थी, पुरजोर कोशिशों का नतीजा हमने परसों देखा किस तरह से 17 दिन बाद ये सुरक्षित सभी के सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए थे। और 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद एक जश्न का माहौल भी देखने को मिला था। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ जो आर्नल्ड डिक्स, उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो भी इस जश्न में डूबे नजर आए और सब बेहद खुश थे। सभी उनकी सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे थे और आप देख सकते हैं जश्न के उस माहौल को। और एम्स ऋषिकेश के बाहर ही हमारे सहयोगी नुकुल जशोरिया मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नुकुल, आप वहां पर मौजूद हैं। एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह को हमने सुना, वो कह रहे थे कि जो तमाम मजदूर है वो ठीक है, थोड़ा सा नींद की दिक्कत आने वाले वक्त में पेश आ सकती है। एक लंबा वक्त उन्होंने सुरंग में बिताया। आपको क्या जानकारी दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से, कब तक सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा कि एम्स डायरेक्टर ने बताया कि जो इनकी हेल्थ कंडीशन है, जो स्वास्थ्य है, वो काफ़ी हद तक इनका ठीक है। चिलियानी सॉर्ट से कल इनको चिनूक हेलीकॉप्टर में यहाँ पर लाया गया था एम्स की मेडिकल फैसिलिटी में। देखिए, इस वक्त हम एम्स ऋषिकेश में मौजूद हैं और ये जो ट्रॉमा सेंटर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसी ट्रॉमा सेंटर में ये सारे मजदूर जो 41 मजदूर हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, ये यहाँ पर एडमिटेड हैं और इनके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया जिसमें 41 बेड हैं जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। ऑब्जर्वेशन में पीरियड में हैं अभी ये लोग। तो जैसा कि कल डॉक्टर मीनू सिंह ने भी ये बताया था, हमें जानकारी दी थी मीडिया को से बातचीत करते हुए कि जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन है इनकी वो काफ़ी हद तक नियंत्रित है। इसी के साथ साथ जो हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि आज इनको घर भेजने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और आज इनको घर भेज दिया जाएगा। काफ़ी जो यहाँ के मेडिकल स्टाफ हैं वो जो स्टेट के जो ऑफिशियल्स आए हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के, झारखंड से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, उनसे लगातार उनकी बातचीत हो रही है। उनसे लगातार ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरह से और कैसे यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। उसी के साथ साथ जो हमें ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर इनको जो एक्स्ट्रा जो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड लेवल है, ये सब बराबर चेक किया जा रहा है और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, बेसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वो भी किया जा रहा है। पर जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है और जो हेल्थ मिनिस्टर उत्तराखंड धान सिंह ने भी कल ये बताया कि जो कंडीशन है वो सही है। इनफैक्ट जो मीनू सिंह है डॉक्टर यहाँ की डायरेक्टर, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये पेशेंट्स नहीं हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर हैं, इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बेसिक प्रोटोकॉल जो होता है, SOP होता है, क्योंकि मुश्किल होता है, 17 दिन बहुत कठिन रहा इन सभी 41 मजदूरों के लिए और अब जब यहाँ पर ये आए हैं तो SOP और बेसिक प्रोटोकॉल के तहत इनको एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर जो इनके परिवारजन हैं उनसे कल उन्होंने मुलाकात की और कल उन्हीं उसी के साथ एक यहाँ का एक लोकल जो स्थानीय त्यौहार है जिसको ईगस बकवाल भी बोलते हैं, जो हम स्थानीय लोगों से यहाँ पर पता कर रहे हैं, उन्होंने ये स्टोरी इसकी बताई है कि जो दिवाली के 10 दिन बाद इसको बनाया जाता है, क्योंकि जब श्री रामचंद्र यहाँ पर आए थे अयोध्या में तो
उनको ये खबर पहाड़ों पर पहुंचते पहुंचते 10 दिन लगे थे। तो दिवाली का जो त्यौहार है वो 10 दिन बाद यहाँ मनाया जाता है। पर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे, उन्होंने कल परिवारजनों के साथ इस त्यौहार को मनाया है, गुडविल जेस्चर दिखाया, उनके साथ मुलाकात की, उनको डिनर होस्ट किया और नाचते हुए भी दिखाई दिए। तो ये एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी कर भारत पर अमेरिका में स्थित सिख अलगाववादी नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। ये बयान अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने जारी किया है और इस बयान में लिखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है, जिसके तहत चेक अधिकारियों ने 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया। और इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले से जुड़ी पिछली रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त इनपुट्स की जांच कर रहे हैं। द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका से चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने हत्या की साजिश के मामले में जानकारियां साझा की थी। हमने स्पष्ट किया था कि यह मामला हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से जुड़ा है और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।